जय हिंद दोस्तों। अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने सीएए अधिसूचना नोटिफाई किया है, उसको जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इस पर राजनीति शुरू हो गई है, वार प्रतिवार शुरू हो गया है, चाहे ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, जिस तरह से राजनीति हो रही है। अब जो है एक बड़ी खबर आ रही है, सीएए अधिसूचना को लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। और इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लीगल एडिटर हमारे आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष सर्वोच्च न्यायालय से हैं। आशीष, बताएं क्या है पूरा मसला आखिरकार, जिस तरह से, क्योंकि सीएए में जिस तरह से लगातार हम लोग जानकारी भी दे रहे हैं कि सीएए कानून जो है किसी भी भारतीय नागरिक का जो है उनकी नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। तो आखिरकार किस तरह से ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में ये पहुंचा है, आशीष? देखिए राकेश जी, कल शाम को जब सीए की अधिसूचना जारी हुई थी और हम आप बात भी कर रहे थे, तभी मैंने आपको कहा था कि सीए की अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। और हमने सुबह सबसे पहले ब्रेक किया कि सीए के अधिसूचना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। दरअसल याचिका में इस बात का जिक्र किया गया है कि ये जो कानून बनाया गया है, ये गैर मुस्लिमों के लिए बनाया गया है, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उससे इसको वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा है कि संविधान में जो सबको समानता का अधिकार दिया गया है, उससे ये भेदभाव करता है। दूसरी सबसे अहम बात याचिका में ये कही गई कि जब इस पूरे मामले में जो सुनवाई थी वो चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तब केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए मामले में अभी सुनने का अभी तुरंत इस पे कोई आदेश जारी करने का औचित्य नहीं है। उस समय जो याचिका दाखिल की गई थी वो जो कानून बनाया गया था उस कानून के खिलाफ थी। लेकिन चूंकि अधिसूचना जो थी उसे अलाउ नहीं किया गया था, वो जारी नहीं की गई थी, इसलिए इस मामले में कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी थी। लेकिन जब अधिसूचना जारी हो गई है, तो ऐसे में अधिसूचना को चैलेंज कर दिया गया है और ये कहा गया है कि अधिसूचना को लागू ना करने दिया जाए। तो ये एक बड़ी बात है जो याचिका में कही गई है। अब देखना ये होगा कि याचिका कब मेंशन की जाती है और सुप्रीम कोर्ट कब इस पर सुनवाई शुरू करता है। आशीष, पहले से भी कुछ याचिका सर्वोच्च न्यायालय के पास पेंडिंग है। आप इसके बारे में कल जानकारी दे रहे थे। क्या पहले से क्या याचिकाएं हैं, इसके बारे में दर्शकों को क्या जानकारी देंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट में राकेश जी कुल 10 से ज्यादा जो याचिकाएं हैं वो इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इन याचिकाओं में जो सीए कानून बनाया गया था उसको चुनौती दी गई थी। जो 2020 में राष्ट्रपति द्वारा जब कानून को मंजूरी मिल गई थी, 2019 में ये सदन के पटल पर रखा गया, दोनों ही सभाओं से यानी लोकसभा और राज्यसभा से ये पास हुआ। राष्ट्रपति ने 2020 के जनवरी में इसको मंजूरी दे दी। तो उसके बाद इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। चूंकि एक लंबी सुनवाई हुई थी, इस सुनवाई में केंद्र को भी नोटिस जारी किया गया था, केंद्र पार्टी बना था, केंद्र उस समय अफियर हुआ था। तब केंद्र सरकार ने यह बनाया कि अभी तो कानून बना है, अभी इसकी अधिसूचना तो जारी हुई नहीं, और जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक कोई कानून जो है वो लागू नहीं होता है। तब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, हम इस मसले को बाद में सुनेंगे। मामला लंबे ठंडे बस्ते में चला गया। कई बार, तकरीबन 8 बार जो कमेटी है उसको विस्तार दिया गया, यानी 8 बार अधिसूचना को जारी करने को लेकर सरकार ने समय मांगा था, जो समय मिलता गया कमेटी के द्वारा। उसके बाद जब कल अधिसूचना जारी हो गई, तब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता इस मामले में पहले से थे, एयूएमएल और इसके अलावा दूसरे जो याचिकाकर्ता थे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए ये कहते हुए कि भाई, जब पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तब केंद्र सरकार ने ये कहा था कि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है और हम इतनी जल्दी अधिसूचना जारी करने के बाद तुरंत उसे लागू नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा हुआ है, सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है, अधिसूचना को लागू भी कर दिया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए और अधिसूचना के लागू होने पर ही रोक लगाई जानी चाहिए, ये मांग की गई है याचिका में। हालांकि उम्मीद ये थी कि आज सुबह 10:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ बैठते हैं सुनवाई के लिए, तब इस मामले को मेंशन किया जाएगा जल्द सुनवाई के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आज मामले को मेंशन नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि मेंशनिंग लिस्ट के हिसाब से कल इस मामले को मेंशन किया जाएगा और इसी हफ्ते कोशिश ये की जाएगी कि अधिसूचना पर किसी भी तरह से रोक लगा दी जाए, अधिसूचना के कार्यान्वयन पर यानी लागू करने को लेकर। लेकिन आशीष, जिस तरह से हम लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो सीएए का जो नोटिफिकेशन हुआ है, इसमें लगातार हम लोग यही अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये जो कानून है, अधिसूचना है,
ये किसी भारतीय नागरिक का जो है नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है। ये वैसे जो कि तीन मुस्लिम जो राष्ट्र हैं, चाहे बात करें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए जो अल्पसंख्यक हैं, जो जिनका धर्म का जिक्र किया गया है, वैसे लोगों को जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो है भारत में वो पहुंचे हैं, आकर रह रहे हैं, और उनको जो है किस तरह से नागरिकता देने का जो है एक ऑनलाइन पोर्टल की जो गृह मंत्रालय ने व्यवस्था की है, जो जानकारी है उस पर आपको शेयर करना है। लेकिन इस तरह की भ्रांतियां फैलाना, आप इसे किस तरह से देखते हैं आशीष? देखिए, जाहिर तौर पर ये गलत है, क्योंकि जैसा राकेश जी आपने भी कहा कि सीए जो कानून है ये नागरिकता देता है, नागरिकता लेता नहीं है। और दूसरी बात सबसे अहम ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जो 6 धर्म के जो लोग हैं, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, कि इन 3 मुल्क जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जिसे हम इस्लामिक मुल्क भी कहते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहां से कोई भी आ जाए तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। देखिए, सीए बड़ा स्पष्ट कहता है कि जिन लोगों का धर्म के आधार पर जिनके साथ भेदभाव किया गया है उन्हें नागरिकता मिलेगी। और ये नागरिकता कब मिलेगी? 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत आ गए हैं। चूंकि जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन जारी हो गया, कल रात में मैं नोटिफिकेशन पढ़ भी रहा था। उस नोटिफिकेशन में ये बात बिल्कुल साबित लिखी गई है। पोर्टल तो बनेगा, पोर्टल पे सब अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप 31 दिसंबर 2014 से पहले कब भारत आए थे। दूसरा ये आपको बताना पड़ेगा, अगर आप इन 3 इस्लामिक मुल्कों में से हैं, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में से हैं, तो अब आपको दस्तावेज ये बताने पड़ेंगे कि आपके पास वहां तक कुछ ऑथेंटिक जो है आइडेंटिटी होनी चाहिए। राशन कार्ड हो, डीएल हो, पहचान पत्र कुछ भी हो, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तीसरी सबसे अहम बात, जब आप भारत में रह रहे हैं उस समय आपने 2014 के बाद से क्या किया। चौथी सबसे अहम बात कि क्या इस दौरान आपने भारतीय सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू भी क्या कोई डॉक्यूमेंट बनवाने की कोशिश की कि नहीं की। पांचवी अहम बात, कुल परिवार में कितने लोग हैं। छठी अहम बात, किस तरह से प्रताड़ना हुई। तो ये सारी जो डिटेल है राकेश जी, वो साझा करनी होगी और उस पोर्टल के जरिए करनी होगी। लेकिन दिलचस्प पहलू ये है कि क्या सरकार किस तरह से डिफेंड करती है अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि अगर एक बार कानून बन गया, कानून लागू हो गया, तो वो रोल बैक करना बहुत मुश्किल है। वो उतना आसान नहीं है कि कोई भी कानून रोल बैक हो जाएगा। बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे, मुझे लगता है कि सीए को रोल बैक करने का आदेश देना सुप्रीम कोर्ट का। आशीष, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से एक सहयोगी जुड़ रहे हैं, लगता है कि एहतियाब शेख हैं हमारे साथ। एहतियाब जी, क्या स्थिति है इंदौर की, क्या जानकारी आप शेयर करना चाहेंगे? ग्राउंड जीरो से आप हैं। देखिए राकेश जी, जहां तक बात की जाती है, जिस तरीके से ज्ञानवापी का मामला चल रहा था, उसी तरीके से धार की भोजशाला का मामले के अंदर अहम फैसला कल आया है। एहतियाब भाई आपको रोकूंगा, भोजशाला पर हम जाएंगे, लेकिन अभी हम सीए को लेकर बात कर रहे हैं। तो सीए को लेकर इस समय इंदौर में क्या माहौल है वो आप बता दीजिए। भोजशाला पर हमारी आपकी डिबेट दूसरे हम सेगमेंट में करेंगे, लेकिन ये सेगमेंट जो है वो सीए को लेकर है। देखिए, साफ तौर के ऊपर ये कहा जाए कि जैसे ही ये खबर पहुंची कि सीएए लागू किया जा चुका है, मैं एक पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा कि इंदौर में बहुत सारे सिंधी, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू जो सिंधी है, वो सालों से इंदौर में रह रहे थे और सालों से कयास लगाए जा रहे थे, कोशिशें की जा रही थी कि उन्हें भारत की नागरिकता मिले। इस पूरे मामले में हमारे सांसद का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि वो भी लगातार इस बात को, शंकर लालवानी, उठाते आए थे। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि सीएए लागू हो चुका है, इंदौर का राजबाड़ा, जिसे हम हृदय स्थल कहते हैं, वहां आतिशबाजी होती हुई नजर आई। वहां इंदौर के सांसद के साथ में समाज के लोग मौजूद रहे, सभी लोगों ने वहां खुशियां मनाई। ये निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक राहत महसूस होती हुई नजर आई, और वो लोग जो कि इस बात की लगातार कोशिश कर रहे थे कि हमें अब भारत की नागरिकता मिले, क्योंकि हम इन देशों से आए हैं और इन देशों में हम अल्पसंख्यक थे, उनके साथ में परेशानियां थी। मैंने कई स्टोरीज भी कवर की थी, आशीष, राकेश जी, मैंने कई स्टोरीज कवर की थी, और उन स्टोरीज में मैंने उन लोगों से मुलाकात भी की थी जो पाकिस्तान से अल्पसंख्यक होने की वजह से यहाँ भारत में आए थे और इंदौर में आकर रह रहे थे, अपना बिजनेस करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। उनकी पीड़ा और उनकी व्यथा जो है वो हमने सुनी थी। निश्चित रूप से वो खुशी की जो लहर मैंने कल राजवाड़े पर देखी, वो कहीं ना कहीं इस बात को बयान करती हुई नजर आती है कि एक लंबा इंतजार, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था कि चलिए अब हम
कहीं ना कहीं भारत के नागरिक हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो खुशी कहीं ना कहीं नजर आई। जहां तक किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस की बात की जाती है, आई विल बी वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि इंदौर में इस पूरे मामले को लेकर कहीं से कोई रिएक्शंस नजर नहीं आ रहे थे। ये कहा जाए कि बड़ी सौम्यता के साथ में, बड़ी शांति के साथ में इसे एक्सेप्ट किया गया। और सबसे बड़ी बात, जिस बात का जिक्र आशीष कर रहे थे कि ये नागरिकता देने का कानून है, ये जो कंफ्यूजन लोगों के दिल में था ना, वो कहीं ना कहीं क्लियर कल बहुत हद तक लोगों के जहन के अंदर क्लियर नजर आया। राकेश जी। तो आशीष, लगातार आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी एहतियात से जी। इंदौर से जानकारी दे रहे थे। आशीष, और कुछ आप कंफ्यूजन दर्शकों को आप दूर करना चाहेंगे आशीष? देखिए, एक जो खबर आ रही है राकेश जी, मुझे लगता है कि वो दर्शकों को समझना बेहद जरूरी होगा। शुरुआत में ममता बनर्जी ने कहा कि हम सीए जो है वो लागू नहीं करेंगे। उसके बाद केरला सरकार की तरफ से कुछ जो मंत्री हैं उनकी तरफ से भी ये बयान आ रहे हैं कि हम राज्य में सीए जो है वो लागू नहीं करेंगे। दर्शकों को ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीए जो कानून है ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून है, और जो आर्टिकल 4 से लेकर 12 है वो बिल्कुल साफ कहते हैं कि किसे नागरिकता देना है किसे नहीं देना है, ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है। दूसरी सबसे अहम बात कि अगर हम स्टेट की सूची में जाते हैं, राज्य की सूची में जाते हैं, तो ये जो है सीए जो है वो कंकरेंट लिस्ट में नहीं आता, इसलिए राज्य सरकार चाहे ना चाहे ये लागू होगा। तीसरी सबसे अहम बात, चूंकि इसमें जो नोडल ऑफिसर होगा, यानी जिसका जो काम होगा सारा डॉक्यूमेंट वगैरह देखने का, वो एसडीएम होगा। तो चूंकि एसडीएम जो है वो राज्य सरकार के अंडर आता है, अगर राज्य सरकार चाहे तो एसडीएम पर तक अंकुश लगा सकती है कि एसडीएम को ये कहेगी कि नहीं जी तुम फाइल आगे मत बढ़ाओ, लेकिन उसमें भी केंद्र सरकार के पास एक काट है। केंद्र सरकार चाहेगी तो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर देगी, जैसा इसमें होता है। चूंकि बात वहां सत्यापन की है, एसडीएम के पास लोग सत्यापन के लिए जाएंगे, तो केंद्र अपना नोडल ऑफिसर कोई हो एसडीएम की जगह वो अपना भेज सकती है। चौथी अहम बात कि जिस तरह से पासपोर्ट बनता है, दर्शकों को समझा दो, ठीक उसी तरह से सीए है, यानी केंद्र पासपोर्ट जो है वो किसी राज्य के उसमें अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, केंद्र के पास आता है। तो उसी तरह नागरिकता देने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास ही है। तो अगर कोई राज्य सरकार ये कह रही है कि नहीं जी हम लागू नहीं करेंगे, तो वो संवैधानिक रूप से सही नहीं है। और मुझे लगता है कि उनके कहने ना कहने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र सरकार चाहेगी तो किसी दूसरे ऑफिसर को नियुक्त कर देगी जो वेरिफिकेशन का काम करेगा, और वेरीफाई होने के बाद उसे नागरिकता मिल जाएगी। तो आशीष, आप दर्शकों को बेहतरीन तरीके से आपने बताया, एक एक पॉइंट को आपने उद्धृत किया कि आखिरकार क्या चीज सीएए को लेकर है। साथ ही साथ सीएए अधिसूचना को लागू करने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दाखिल की गई है उसको लेकर आपने अच्छे तरीके से दर्शकों को समझाया। साथ ही साथ हमारे साथ इंदौर से एहतियात सिंह थे जो कि हमें ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे थे। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, और जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी हम लोग एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तो आप लगातार जो भी बड़ा मुद्दा होगा आप जरूर हमारे साथ रहिएगा। और आपको एक स्थिति स्पष्ट कर दूं कि कोई भी जो है नेटवर्क पर इतने अच्छे तरीके से जो एक एक परत खोलकर आपको बताना और आपको समझना कि आखिरकार कौन बातें आपके हित में है, कोई कौन बात आपके हित में है, ये जानकारी देना। तो दर्शकों अभी तक के लिए इतना ही, और नए खबर के साथ, कुछ बड़ी खबर के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आशीष और धन्यवाद एहतियात जी। धन्यवाद सर।